चलिए, कुछ क्वेश्चंस दिया था मैंने होमवर्क की, ये आप लोग को लिख के लेके आना है, ठीक है सब। तो बच्चे हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन बच गए थे कि कहाँ लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे अपन। क्वेश्चन क्या है? What are the components of transport system in India? What are the functions of these components? ठीक है, ये करना है। ओके, और उसके पहले वाले पेज के क्वेश्चन हो गए थे। चलो ठीक है, तो पेज नंबर क्या बोल रहे हैं? 110 110 पेज नंबर निकालेंगे सब, है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस था, थोड़ा सा रिवाइज भी करा रहा हूँ, जो नए हैं वो लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक लाइफ प्रोसेस है हमारा जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर ऑक्सीजन एक पार्ट ने ले लिया तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हर सेल के। अगर खाना एक जन ने ले लिया तो उसको सबको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में सारे लोगों को खाना मिल जाए या ऑक्सीजन पहुंच जाए, हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन जितना भी हम इनहेल करते हैं वो जाएगा कहाँ? लंग्स में। लंग्स में एल्वियोलाई नाम का एक सैक है, बोरी जैसा है, जो ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर करके रखेगा। अब वो अपने पास रख के क्या करेगा? उसको सेल्स तक पहुंचाना है, तो ब्लड उसके पास आएगा, उससे ऑक्सीजन लेगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा, और वो हम एक्सहेल कर देते हैं, राइट। और अब वो ब्लड ऑक्सीजन लेके हार्ट के पास जाएगा, एंड फ्रॉम देयर। सर हाँ सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ से मुझे तो दिखा रही है आवाज है। एक बार फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करो अनीश। हेलो, तो टाइम पे ध्यान रखना है क्या अनीश? ठीक है, तो वो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाएगा हार्ट के पास, ठीक है, और वहां से हार्ट डायरेक्ट करेगा कि हर बॉडी सेल तक जाना है। मतलब तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के, और वो क्या होते हैं? सबसे पहला ब्लड हो गया, जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाएगा। किसके पास लेके जा रहा है? हार्ट के पास। ठीक है, वेसल किसी ने बोला, वेसल नहीं, वेसल में तो जा रहा है। जब मैं पूछूंगा किस में जा रहा है, तब हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। एक वो जो कैरी करके लेके जाएगा, एक वो जिसमें वो जाएगा। समझ रहे? मतलब एक बस है तो एक रोड है, दोनों चीजें जरूरी है ना। बस बिना रोड के नहीं चल पाएगी, कहाँ चलेगी? हवा में तो नहीं चलेगी। तो ये रोड है, ये बस है, समझ रहे? और ये ड्राइवर है। हार्ट क्या है? ड्राइवर। यही तो मेन है ना, ये उतर जाएगा तो चला दो बस। तो यही है, ये पंप होना बंद कर दिया तो ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, ब्लड सेल्स तक फूड नहीं पहुंचा पाएगा। समझ रहे हैं क्या? So these are the three main components of a transportation system in a human being. Clear है? उसके बारे में लिख लेते हैं। लिखो, सबसे पहला हार्ट। हार्ट, हाँ आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हार्ट, थोड़ा ब्रीफ में मैं आइडिया दे रहा हूँ जो नए हैं उनके लिए भी कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है। अनीश आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सबसे पहले हार्ट लिखना, हाइफन डाल के इसका फंक्शन लिखेंगे। एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन, एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है आपका? एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप होता है बस। पंप होने से ही ब्लड लंग्स में जा रहा है, ब्लड सेल्स तक जा रहा है, ठीक है। तो हार्ट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन and provides necessary force for blood circulation, and provides necessary force for blood circulation.
force and provides necessary force for blood circulation. For blood circulation. ऐसा क्यों लिखा अपन ने नेसेसरी फोर्स? क्योंकि अगर ये अपन हार्ट बनाए, ये आपके वेंट्रिकल्स थे, नीचे के दो चेंबर्स, ऊपर वाले दो कहला रहे थे ऑरिकल्स, नीचे वाले दो को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड आ रहा था इम्प्योर वाला, यहाँ ब्लड आ रहा था प्योर वाला। प्योर को हम ऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं, इम्प्योर को हम डीऑक्सीजनेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट इतने फोर्स के साथ होता है कि यहां से पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड लंग्स तक चला जाता है, और ये इतनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि पूरा का पूरा ब्लड एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। समझ में आ रहा है? द नेसेसरी फोर्स which is required for the blood to transport from one place to another. उसमें फोर्स की जरूरत नहीं है आपको वहां पहुंचाने के लिए। देखो ये जो है ना आपका, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, और अगेंस्ट ग्रेविटी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी लंग्स भी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो ही रहा है ना, लंग्स भी तो मसल्स ही है। जहां मसल्स है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्स मतलब फूलना। फूलेगा तब तो कलेक्ट करेगा ना, तो वेंट्रिकल दोनों चीजें कर रहा था। जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है ना ऊपर के ऑरिकल से, तब वो रिलैक्स रहता है, आने दो आने दो। ठीक है, और जब उसको भेजना है तब वो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जान लो। ठीक है, और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोर्स के साथ ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया आपका हार्ट, विच एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन विच इज गिविंग अ नेसेसरी फोर्स। ठीक है, चलो, फॉर ब्लड सर्कुलेशन। सेकेंड पार्ट लिखना, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अपने तीन टाइप के वेसल्स पढ़े थे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली, है ना, बिकॉज एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये जो मैंने बनाया ना, ये वाली आर्टरी जो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वो आपकी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। समझ रहे हैं? ठीक है, और वेन्स जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि एक वेन ऐसी है जो प्योर ब्लड भी कैरी करती है। ठीक है, तो लिखना नीचे ब्लड वेसल के बाद हाइफन डाल के लिखना, there are three blood vessels, there are three types of blood vessels, there are three types of blood vessels. हाइफन डाल के आर्टरीज, आर्टरीज ब्रैकेट में लिखना, जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये सब ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा है ना, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये हमेशा याद रखना, आर्टरी कभी भी ब्लड को हार्ट के अंदर लेके नहीं आती, इट ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द हार्ट। एक एओर्टा था जो प्योर ब्लड लेके पूरे बॉडी पार्ट्स के पास जा रहा है, और एक पल्मोनरी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेके लंग्स में जा रही है प्यूरिफाई होने के लिए। तो आर्टरी ऑलवेज लीव्स द हार्ट, हार्ट को हमेशा छोड़ के जाएगी, हार्ट में आएगी नहीं कभी। समझ रहे हैं? इट ऑलवेज ट्रेवल अवे फ्रॉम द हार्ट, समझते ना, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ओके, कॉमा डाल के सेकंड लिखना, वेन्स, ब्रैकेट क्लोज कर देना। ये आर्टरीज लिख लिया अपन ने, उसका फंक्शन ब्रैकेट में लिख लिया है, कॉमा डाल के वेन्स। सेकेंड टाइप का ब्लड वेसल क्या है? वेन्स। अब इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन? जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सॉरी इनटू द हार्ट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आएगी। ठीक है, तो वेन्स और ब्रैकेट के अंदर जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स था, ये बॉडी पार्ट से हार्ट। ये दोनों का फंक्शन
बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। डन। और कॉमा डाल के तीसरा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देना, वेन्स का फंक्शन भी हो गया। कॉमा डाल के तीसरा कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज ही हैं जो लंग्स के अंदर जा रही हैं। ये कैपिलरीज ही हैं जो आपके सेल्स तक फूड को लेके जा रही है, क्योंकि ये पतली होती है, लंग्स में जा सकती है। ठीक है, तो इसमें लिखना कैपिलरीज ब्रैकेट में। अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, allow the exchange of material, allow the exchange of material, क्या बात है, तरीके लिख रहे हैं, allow the exchange of materials between blood and body tissues, between blood and body tissues। मटेरियल लिखिए, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होगा और फूड भी ये सप्लाई करेगा आपके सेल्स को। ठीक है, इसलिए अपन ने मटेरियल लिखा है। मटेरियल में दोनों चीजें आ जाएंगी, गैसेस भी आ जाएंगी और फूड मटेरियल भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, ये ब्लड बच गया ना, थर्ड कंपोनेंट ब्लड, थर्ड कंपोनेंट ब्लड, थर्ड कंपोनेंट ब्लड जो एक्चुअल में कैरी करके लेके जा रहा है ना ब्लड, हाइफन डाल के लिख लो। इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट मटेरियल, वेरी गुड, और ऑक्सीजन, और हाँ ठीक है, और वो वेस्ट मटेरियल हो गया। यूरिया वेस्ट बोल दिया, मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तीन हो गया। इसलिए बता दे कि और अमोनिया ना बोले, फिर कोई तीसरा यूरिक एसिड ना बोले, वो वेस्ट मतलब सब हो गया। और वो तो उनके कंपोनेंट ही हो। और एक और बताया था मैं, बोल बोल, हॉर्मोन्स, वेरी गुड। हॉर्मोन्स भी आपका ब्लड ही कैरी करता है। ठीक है, क्योंकि हार्मोन के लिए कोई अलग डक्ट नहीं होता, कोई अलग वेसल नहीं है कि आपके जो अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं ना, वो हार्मोन भी सेक्रेट करते हैं। हमने दो एक टाइप के ग्लैंड पढ़े जो स्टमक में थे, पूरे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, माउथ में, वो सारे ग्लैंड आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे। और एक टाइप के ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जैसे अभी ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है आपकी बॉडी में, आपकी ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हैं? तो वैसे ही अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ये भी ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। समझ गए? एक ब्लड ही है जो पूरे बॉडी में ट्रैवल कर रहा है ना, समझ रहे? तो किसी को भी कुछ भिजवाना है तो ब्लड को दे देगा, लेके चले जाता है। ठीक है, चलो। तो न्यूट्रिएंट्स कॉमा गैसेस, क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, अपन सब लिख रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स कॉमा गैसेस कॉमा वेस्ट, ये किडनी के पास लेके जाता है ना ब्लड। ब्लड जब किडनी के पास जाता है तो वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये फिल्टर होके वापस आ जाता है, जिसको अपन यूरिन बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट कॉमा हार्मोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा ब्लड का एक काम और क्या है, ब्लड का जो WBC है वो हमारे, बोलना, हाँ वो तो प्लेटलेट हो गए। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, they have the ability to fight with the pathogens, that is the disease causing germs, antibodies। ये WBCs ही है जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, and with the help of those antibodies we fight against those germs, right? और एक और फंक्शन क्या है ब्लड का ही, वो प्लेटलेट का है जो आप बोल रहे हो, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। प्लेटलेट भी एक ब्लड का ही पार्ट है, जो इंजरी होने पे जब ब्लड बाहर आता है तो कुछ देर बाद ब्लड जम जाता है ना, पूरा ब्लड को ना, पूरा 6-7 लीटर ब्लड बाहर आ जाएगा एक छोटा सा कट से, नहीं आता। आ सकता था अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होते, तो पूरा ब्लड खाली हो जाता है यहाँ से, कितना भी रोकने की कोशिश करते नहीं रुकता। ठीक है, वो तो ऐसा है कि ब्लड की प्रॉपर्टी है कि जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आता है, उसके प्लेटलेट्स जो है वो जम जाते हैं। तो आपको यहाँ पे वो फिर काला कलर का मास दिखता है ना, दैट इज नोन एज क्लॉट, क्या बोलते हैं उसको अपन, क्लॉट। ठीक है, तो दैट प्रिवेंट्स फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड, वरना पूरा ब्लड खाली हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो ये होता है अपने तीनों ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, उसी पेज में है। Why is it necessary
to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds. ये जो चेम्बर होते हैं ना, ये 4 चेम्बर, ये मैमल्स और बर्ड्स नहीं होते। हर के हार्ट में 4 चेम्बर नहीं होते, कुछ के हार्ट में सिर्फ 2 ही चेम्बर होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। हम बर्ड्स और मैमल्स की जब बात करेंगे तो उनमें 4 चेम्बर होते हैं। और उनका कारण क्या है? Why is it necessary to separate deoxygenated and oxygenated blood? क्यों सेपरेट करने की जरूरत है? अल्टीमेटली अगर सेपरेट नहीं रखा तो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी ना। बर्ड्स को क्यों जरूरत है? क्योंकि वो उतने एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हैं ना, दे ऑल्सो नीड एनर्जी। बिना एनर्जी के वो भी नहीं उड़ पाएंगे ना, इसलिए उनको भी एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है बर्ड्स को। हमें भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, और वो तभी फुलफिल होगी जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगा। ये पूरा लिंक है ना एक तरीके से। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वो खाना, हमारा वो फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ध्यान समझना, मैं लिंक पूरा जोड़ रहा हूं ना हमारे चारों लाइफ प्रोसेसेस का। ठीक है, ये जो फूड हमने खाया वो कन्वर्ट हुआ डाइजेशन प्रोसेस से ग्लूकोज। ठीक है, ब्लड इसको कैरी करके लेके गया सेल्स तक। समझ रहे? 2 लाइफ प्रोसेस तो यही होता है। कौन कौन सा? डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ रहा है? 2 लाइफ प्रोसेस कवर होगा। नाउ सेल क्या करेगा उस खाने के साथ? सेल उस खाने के साथ उसके पास जो C6H12O6 आया है उसको वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएगा। रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन आपने लिया है वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आपके सेल्स तक आएगा ना। एक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बर्ड लाइफ प्रोसेस, राइट? यहां से भी सेल के पास क्या आया? ऑक्सीजन। कौन लेके आया? ब्लड। इस सेल में ऑक्सीजन और ये दोनों मिलके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, CO2 बनाएंगे, H2O बनाएंगे और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, अब यही एनर्जी हम यूज करेंगे अपनी एक्टिविटीज में। ठीक है, अब ये एनर्जी कहां से आ रही है? यहां से। O2 कहां से आ रहा है? ब्लड से, मतलब रेस्पिरेशन से, है ना? समझ रहे हो ना? तो और ब्लड ही O2 को लेके आ रहा है। अगर ये ब्लड में से O2 हट गया तो कैसे आएगा अपनी ऑक्सीजन यहां तक? एनर्जी नहीं बन पाएगी। समझ रहे? सारे प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर मुझे हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो मेरे सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई में मिलना चाहिए ना। और वो तभी मिल पाएगा जब दोनों ब्लड अलग अलग रहेंगे। अगर ये वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो गया तो वो भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। गंदा पानी और साफ पानी मिलाओगे तो क्या साफ पानी बन जाएगा? तो गंदा ही पानी बनेगा ना। आप साफ पानी और गंदे पानी को मिक्स करो तो वो गंदा साफ नहीं होगा, साफ वाला पानी गंदा हो जाएगा। बस वही चीज यहाँ पे भी होगी। अगर आपने डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड को मिला दिया तो वो ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और फिर अगर वो डीऑक्सीजनेटेड हुआ तो वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा सेल्स को ऑक्सीजन की, और वो नहीं कर पाया तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो बर्ड्स उड़ नहीं पाएंगे, हम अपनी लाइफ की एक्टिविटीज कर नहीं पाएंगे। बिकॉज एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन अवर बॉडी नीड्स एनर्जी। डाइजेशन करना है तो एनर्जी चाहिए, चलना है तो एनर्जी चाहिए, बोलना है तो एनर्जी चाहिए, सोना है तो एनर्जी चाहिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, राइट? क्लियर है? तो देख लेते हैं, चलो। बर्ड्स एंड मैमल्स नीड मोर एनर्जी। इसमें मैं चौथा लाइफ प्रोसेस नहीं मिलाया। अब हर प्रोसेस से जितना भी वेस्ट निकलेगा वो आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा। समझ गए? बर्ड्स एंड मैमल्स नीड मोर एनर्जी। बर्ड्स एंड मैमल्स नीड, मैमल्स क्या होते हैं? हम किसकी कैटेगरी में? मैमल्स भी है ना हम भी। मैमल्स आर द वन व्हिच हैव मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? अरे बाबा, मेमोरी नहीं बोल रहा हूं मैं, गजब हो यार। मैमरी ग्लैंड, मैमल का स्पेलिंग नहीं पता है? मैमल्स ये होते हैं ना, है ना? तो मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव मैमरी ग्लैंड।
अब ये मैमरी ग्लैंड क्या होता है? क्या एक्सीड? हाँ, रिप्रोडक्शन में चला गया। मेमोरी ग्लैंड इज नथिंग टू डू विथ रिप्रोडक्शन। मेमोरी ग्लैंड्स या मैमल्स वो, हाँ बोलो, वो हो गया ना, मेमोरी बोल रहे हैं। मेमोरी अलग चीज है भाई, मेमोरी ग्लैंड अलग। मेमोरी ग्लैंड्स या मैमल्स वो होते हैं which feed their young ones। माँ दूध पिलाती है ना, गाय को भी मैमल बोलते हैं ना, बकरी भी उसी में आएगी। सबके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, समझ रहे? क्या कुछ भी कर रहा है? ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया? हम चेस्ट और ब्रेस्ट जो बोलते हैं ना, दे आर मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, निपल्स, दे आर मेमोरी ग्लैंड्स, जहां से मिल्क आएगा, इनको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मैमल्स वो होते हैं which have got mammary glands and they have the ability to feed their young ones। क्लियर है? अच्छा, स्पेलिंग बता दिया था आपको, तो मेमोरी से उसको बताता नहीं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो बर्ड्स एंड मैमल्स नीड मोर एनर्जी फॉर देयर हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फॉर देयर हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं ना अपन लोग, इतना ज्यादा रेट है अपने मेटाबॉलिज्म का कि वो एनर्जी तुरंत फटाफट खत्म होती है, फिर खाना खाते हैं, फिर एनर्जी कन्वर्जन होता है, फिर खाना खाते हैं। ठीक है, तो हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में लास्ट क्लास में बताया था, इट इज अ रिएक्शन व्हिच आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, उसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, and to maintain their body temperature in comparison to amphibians and reptiles. Birds and mammals need more energy for their higher rate of metabolism and to maintain their body temperature in comparison to amphibians and reptiles। इसकी एम्फीबियन पहली बार सुन रहे हैं? जो ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, एम्फीबियंस। AMPHI, मगरमच्छ। AMPHI, BIANS, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये तो सुने हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, जो ना ठंडी के समय छुप जाते हैं, उतना टेम्परेचर उनका बॉडी मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो छुप जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं हाइबरनेट। कभी सुना हाइबरनेट वर्ड? लैपटॉप अगर मैं हाइबरनेट सुने होगा आप लोग ना, कि थोड़ी देर के लिए वो सो जाता है, लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाता है, बंद नहीं हुआ है। जैसा आपने छोड़ा है ना लैपटॉप, तो जो विंडोज खुले होंगे वो खुले रहते हैं, हाइबरनेट बटन दबा दो तो लैपटॉप सो जाता है। तो ऐसा आंख बंद करके बैठे बोलूंगा तो आप तो बैठो बैठे हो ना यहाँ पे, मतलब उसी को हाइबरनेट बोलते हैं। तो वो अपने बिल में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि वो उतना ठंडा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते। हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, ऐसा तो नहीं है हम ठंडी में दुबक के कहीं बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठंडी में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर वैसे ही रहेगा, गर्मी में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर वैसे ही रहता है। उसका कारण है ये एनर्जी का फॉर्मेशन। ये एनर्जी हमारी बॉडी में जस्ट एटीपी के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तो है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑल्सो। तभी तो अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज वो एनर्जी हमारे बॉडी में हीट के फॉर्म में भी डेवलप होती है। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। सो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स के बाद लिख रहे हैं ना, रेप्टाइल्स के बाद फुल स्टॉप डाल देना। सो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट्स, because of which 4 chambered hearts, because of which there is a complete separation
because of which there is a complete separation of two types of blood, because of which there is a complete separation of two types of blood. कौन से दो टाइप? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, वो अलग अलग होते हैं। उनको कौन सेपरेट करता है? क्या नाम है उन? सेप्टम, है ना। दोनों ऑरिकल के बीच के सेप्टम को हम क्या कहते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये दोनों ऑरिकल्स हैं, उन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये लाइन, दिस इज नोन एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब एक बॉर्डर, ठीक है। वैसे ही इनको क्या बोलेंगे अपन? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सिंपल सा नाम, इंटर मतलब बीच में, इंटर स्कूल बोलते हैं ना, दो स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है, राइट। तो ये दो वेंट्रिकल मतलब इंटर, इसके बीच में हो रहा है वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब बॉर्डर, ये दोनों का बॉर्डर, ठीक है, जो यहाँ के डीऑक्सीजनेटेड को यहाँ के ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट रखता है। इन द सेम वे यहाँ के डीऑक्सीजनेटेड को यहाँ के ऑक्सीजनेटेड से सेपरेट रखता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्लियर है? ओके, फुल स्टॉप। इफ इट वेयर नॉट सो, तो सवाल ये भी लिख रहे कि अगर सेप्टम नहीं होता तो क्या होता? इफ इट वेयर नॉट सो, if it were not so, then there would have mixing of, then कौन सा वाला then है ये? EN वाला कि AN वाला? AN क्यों आएगा? AN कंपैरिजन में आता है, हाँ, E वाला ना। then आप बताओ, ERE वाला मतलब वहां वाला, इधर उधर वाला, और देर मतलब आता तुम्हारा वाला, देर। EIR और ERE में अंतर है ना। अलग अलग है ना दोनों। यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला, ठीक है। ओके ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ इट वेयर नॉट सो, देन देयर वुड हैव mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Then there would have mixing of oxygenated and deoxygenated blood. उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता? ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता सेल तक, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता। ये वही बात कर लो कि गंदा पानी और साफ पानी मिल गया तो गंदा पानी हो जाएगा, तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। बस वही चीज है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल गए तो सेल्स तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? खत्म हो गया पूरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तक लिखिए, which would decrease the, समझ के लिखो ना, होश में रह के लिखो क्या लिख रहे हैं, which would decrease the oxygen supply to the body cells. Which would decrease ही आएगा ना, इंक्रीज आएगा? डिक्रीज ही होगा ना। बॉडी सेल्स तक उतना अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो खत्म हो गया मिक्स होने के बाद, ठीक है। Which would decrease the oxygen supply to the blood cells, sorry, body cells. क्लियर है पूरा आंसर? पहले हमने ये लिखा कि बर्ड्स और मैमल को क्यों जरूरत होती है, क्योंकि दे नीड मोर एनर्जी, उनको अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना होता है, राइट। ये पहला चीज हुआ। फिर हमने बताया कि इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है जिससे ये दोनों ब्लड आपस में सेपरेट रहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, दोनों का मिक्सिंग नहीं होगा। फिर हमने बताया कि अगर हो गया तो क्या होगा, इफ इट वेयर सो, अगर बीच में सेप्टम नहीं होता तो मिक्सिंग हो जाती ब्लड की और ऑक्सीजन बॉडी सेल्स तक प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं पहुंचता। समझ गए? कितना हार्ट रहता है? 3 हार्ट रहता है कि चेंबर 3 रहता है? तो बॉडी साइज के हिसाब से होगा, बिकॉज सप्लाई करना है बॉडी में, उसका साइज भी बॉडी का वैसा है, जस्ट टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा,
बट वहां पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, अपन ने पढ़ा ना, डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर, ठीक है, बट उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन के कारण ऐसे मिक्सिंग नहीं होती ब्लड, ठीक है, बट एनर्जी भी कम बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो भी सेम चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करना अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, यही था होमवर्क। जाइलम वेसल, सॉरी जाइलम, और तो जाइलम का फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करेगा, जो भी रूट्स में पानी जा रहा है, जो भी रूट्स में मिनरल्स जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वो सब आपके रूट्स से शूट्स तक लेके जाएगा जाइलम। और दूसरा क्या है कंपोनेंट, फ्लोएम, वो फूड को सप्लाई करेगा, ठीक है, जो भी फूड आपके ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बन रहा होगा थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसको वो कैरी करके अदर पार्ट्स में लेके जाएगा। क्लियर है? तो जैसे हमने 3 कंपोनेंट अपने लिखे ना, ब्लड, ब्लड वेसल और आपका हार्ट, वैसे इनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो पूरा प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन को देख लेंगे। हमारे अंदर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये होमवर्क था, सब लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था, वो भी होमवर्क था ना, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वही 2 फोर्स आपने सक्शन फोर्स वाला लिखा था, ट्रांसपिरेशन पुल, और दूसरा वो कोहेसिव फोर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद वाला भी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड, सॉरी, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, ये दिया था क्या? ये भी तो फ्लोएम से हो जाएगा, फ्लोएम से ही होगा ना, ये भी तो, ये भी ये पढ़ा नहीं चाहता, ये तो ये भी दे देता हूँ, ठीक है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, ये होमवर्क था। तो नहीं बना भाई, मैं तो पूरा नेफ्रॉन का फंक्शन लिखवाया हूँ, उसका स्ट्रक्चर आप लोग को बोला था डायग्राम बना लेना, तो बना लेना। तो मेरे से क्या हेल्प चाहिए क्वेश्चन में, डायग्राम बता दिया था मैं, और पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, गोमेज कैप्सूल सब समझा दिया था। लिखे भी अपन, नोट्स होगा आप लोग के पास, लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज में आ जाए। पहले 4 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर में है, सब पहुंच गए वहां तक? पहला 4 मल्टीपल चॉइस था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क था, डिस्कस कर लेते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। किडनी किसके लिए है, एक्सक्रीशन के लिए। न्यूट्रिशन के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है ना, रेस्पिरेशन के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स अलग है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। तो किडनी किसके लिए होती है, एक्सक्रीशन के लिए, which is known as urinary system of men, जिसमें 2 किडनी होगी, फिर यूरेटर्स होंगे, ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा, और यूरिन बाहर जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको, हाँ तो समझ में आ रहा है कुछ 1%? चलो सेकंड क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वाटर लिखा है, फूड लिखा है, अमीनो एसिड लिखा, ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है, वाटर, वाटर, ठीक है। थर्ड, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉपिक मतलब प्लांट्स का न्यूट्रिशन, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो ये चारों ऑप्शन दिए क्या, हाँ ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है ये एवरीवन, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, ये पायरुवेट कहाँ था, पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में तो पायरुवेट बनता है, क्या था प्रोसेस, जो भी ग्लूकोज है वो पहले पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोल लो, ठीक है, पायरुवेट, या फिर हम इसे कहते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का कंपाउंड रहता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। उसके बाद ये डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन या अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन 3 तरीके से ब्रेक होता है। ये वाला प्रोसेस सभी का साइटोप्लाज्म में होगा, ग्लूकोज टू
पायरुविक एसिड। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना। अगर ये मेरा बॉडी का सेल है, ठीक है, उसमें एक फ्लूइड होगा, जेली लाइक फ्लूइड होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। पढ़े हैं ना 9th क्लास में? साइटोप्लाज्म होते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनेली फ्लोट करते हैं। ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस बोलते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, याद आ रहा है कुछ? सुना सुना तो लग रहा होगा, ठीक है। तो वो सेल के सारे ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो साइटोप्लाज्म में पहला काम होगा, फिर ये ग्लूकोज बन के चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा है ना, उसका क्या पूछा क्वेश्चन कि पायरुविक एसिड CO2 H2O और एनर्जी में ब्रेक होता है कहां पे? तो वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लियर है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? ये होमवर्क दिया था क्या? नहीं, ये भी बना सकते थे। फैट कैसे डाइजेस्ट होगा पहले ये बताना मुझे। लाइपेज, लाइपेज नाम का एक एंजाइम है ना? लाइपेज नाम का एक एंजाइम है जो कि आपके फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। ये फैट जो होता है ना, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर बिग बिग ग्लोब्यूल्स, ठीक है। वो सेल के अंदर घुस नहीं सकते। सेल का जो वॉल है वो सेमी परमिएबल है ना, वो नहीं घुसने देगा फैट को अंदर, सेल के अंदर। तो वो क्या करता है, हमारा स्टमक या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस फैट को लाइपेज की हेल्प से ब्रेक करता है। और जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं ना, तो ये बन जाते हैं ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे होते हैं, ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े होंगे। तो ये ड्रॉपलेट ऑस्मोसिस के थ्रू आपके सेल के अंदर चला जाएगा। ऑस्मोसिस समझते हैं? ब्लड के पास फैट ज्यादा होगा, सेल के अंदर फैट नहीं होगा, तो फैट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन विल मूव इनटू द सेल जहां पे फैट नहीं है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये था ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। ऑस्मोसिस क्या होता था? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं? तो सेल का ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ब्लड आया है, ब्लड के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ज्यादा क्वांटिटी में है, सेल के अंदर नहीं है, तो ये अंदर चला जाएगा ऑस्मोसिस से थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो लिख लो इसका आंसर, अब नहीं लिखे हो तो अभी लिख लेते हैं। अच्छा, तो लाइपेज इसको डाइजेस्ट करेगा फैट को। और कहां कहां पे है लाइपेज? पहला लाइपेज स्टमक में। जब हम यहाँ से घुसेंगे, खाना लेके अंदर जाएगा, वो सबसे पहला लाइपेज उसको स्टमक का ही मिलेगा, बट वो थोड़ा सा कमजोर वाला है, वो थोड़ा वीक है। मतलब वो चालू जरूर कर देगा फैट को डाइजेस्ट करना, बट वो पूरे तरीके से फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फिर आगे जब आपका खाना इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, तब इंटेस्टाइन में और भी लाइपेज आएंगे फ्रॉम इंटेस्टिनल जूस, खुद खुद इंटेस्टाइन का जूस है, इंटेस्टिनल जूस, पेनक्रियास से भी एक जूस आएगा। तो दोनों के पास जो लाइपेज होंगे वो बचे कुछ फैट को डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि स्टमक के पास जो लाइपेज था वो थोड़ा कमजोर था, वो नहीं कर पाएगा पूरा फैट को डाइजेस्ट। तो आपके जो बचे कुछ लाइपेज आ रहे हैं पेनक्रियास से या इंटेस्टाइन के, वो आपके बचे कुछ फैट को डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे भी कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद खाना पूरी तरीके से पच जाता है, क्योंकि अब उसके बाद खाने को ब्लड लेने आ चुका है इंटेस्टाइन के पास, और बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है, जहां से वो फिर एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। चलो लिख लो उसको। डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स इन द स्टमक, डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स इन द स्टमक, starts in the stomach. Digestion of fat
स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक। देखो फैट का डाइजेशन स्टमक से, स्टार्च का डाइजेशन माउथ से। ये क्वेश्चन दिया था मैंने टेस्ट में कि आपका स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ के पास वो एंजाइम है जो स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर सकता है, दैट इज एमिलेज। ठीक है, सुने नाम आपके स्कूल में चल रहा है अभी लाइफ प्रोसेस? आपके भी नहीं आपके? हाँ चलो चलो, मतलब नाम सुना सुना लग रहा है क्या ये पूछना चाह रहा हूँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स इन द स्टमक and completes in small intestine and completes in small intestine and completes in small intestine। ठीक है, फुल स्टॉप। गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक, स्टमक के जूस का नाम यही था ना, गैस्ट्रिक जूस। जूस के नाम भी याद रखना। इंटेस्टाइन और पैंक्रियास का तो सिंपल है, उनके नाम पे ही उनका जूस है ना, बट माउथ वाला सलाइवरी ग्लैंड वाला सलाइवा उसके भी नाम पे ही है, बस इसका ही है अलग, स्टमक का गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ओके। तो गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक हैज अ वीक लाइपेज, कमजोर वाला लाइपेज है, हैज अ वीक लाइपेज which digest only small amount of fat, which digest only small amount of fat, which digest only small amount of fat. Full stop. Pancreatic juice contains strongest lipase. Pancreatic juice contains strongest lipase which digest about 2/3 of the fat, 2/3 of the fat। आपके खाने में जितना भी फैट होगा उसका 2/3 फैट पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, और जो बच गया, while digestion of fat is completed by, while digestion of fat is completed by, कौन बच गया है? इंटेस्टाइन का लाइपेज बच गया है ना, कंप्लीटेड बाय इंटेस्टिनल लाइपेज। इंटेस्टिनल लाइपेज, कौन सा लाइपेज अनिकेत? इंटेस्टिनल लाइपेज। आज आखिरी दिन का चैप्टर का सीख गया तो चलो अच्छा लगा। हाँ, इंटेस्टिनल लाइपेज। ठीक है, फुल स्टॉप। लास्ट लाइन लिखना, इसका प्रोडक्ट क्या होता है फैट का? आखिरी प्रोडक्ट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये भी लिख लेते हैं। Digestive product of fats are, digestive products of fats are, digestive product of fats are fatty acid and glycerol। लिखा है सामने ना, fatty acid and glycerol, fatty acid और glycerol। Done? अगला क्वेश्चन होमवर्क था क्या? What is the role of saliva in the digestion of food? सलाइवा का क्या रोल है आपके फूड के डाइजेशन में? ओके, पहला तो ये होगा कि आपके सलाइवा के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज, और ये आपके, हाँ उसी का एक और नाम है टाइलिन। लिखा है था ना मैंने, टाइलिन लिखा है ना, पी से स्टार्ट था वर्ड, देखो तो एक बार, मैं लिखवाया हूँ शायद, है ना। एमिलेज का एक और नाम होता है टाइलिन। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है सलाइवा का? सलाइवा भी एक जूस है। सलाइवा क्या है? एक जूस है विच इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सेक्रेट कर रहा है। उस सलाइवा के अंदर एक एमिलेज नाम का वायरस बोल रहा हूँ एंजाइम है। ठीक है, वो एंजाइम क्या करेगा? आपके स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा। पहला काम आपके सलाइवा है।
सिर्फ यही काम नहीं है, दूसरा हाँ खाने को थोड़ा गीला कर देगा ना तो लुब्रिकेट हो जाएगा, आराम से गले से उतर पाएगा, वरना यहाँ पे फांसी लग जाएगी। जैसे ना मम्मी पानी दो, अटक गया खाना, तो वैसा होगा। या कभी हड़बड़ी में खाना खाते हैं तो गले में फंस जाता है खाना, तो ये माउथ में जो सलाइवा है ना ये आपके खाने को लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेट मतलब वो फ्रिक्शन कम कर देगा, यहाँ पे आसानी से चिकना से निकल जाता है। हाँ, तीसरा फंक्शन बेसिक, आपके खाने को बेसिक मीडियम में लेके आता है, अंदर जाने के बाद एसिड उसको फिर से न्यूट्रल करके एसिडिक कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये 3 फंक्शन ऐसा वाला सब लिख लिया ना इसको, आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट देखो, 7th भी होमवर्क था क्या? चलो पढ़ो। 7th क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? ये भी लिख लोगे। क्या नेसेसरी कंडीशन होती है ऑटोट्रोपिक में? अभी तक बीच में पीछे क्वेश्चन था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस है। इनके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। These are the necessary condition for autotrophic nutrition. And what are the byproducts? बाई-प्रोडक्ट नहीं है, वो तो मेन प्रोडक्ट है। बाई-प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता है? ऑक्सीजन। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए था पर तब भी बन गया। अब देखो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बने, कई बार 2 प्रोडक्ट भी बनते हैं, जिसमें हमको चाहिए था एक ही, दूसरा अपने आप बना, तो वो दूसरे वाले को हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल जलता है ना, उससे एनर्जी बनती है, उसी से हमारी गाड़ी चल रही है। दैट एनर्जी इज अवर प्रोडक्ट। तो क्या है हमारा प्रोडक्ट? उसी से तो गाड़ी चल रही है, ठीक है, फ्यूल से एनर्जी मिल रही है, उससे गाड़ी चल रही है, दैट इज अवर प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या है? जो साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, वो तो बाउंडेड है ना, मतलब निकलना ही है। समझ रहे? एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही है, दे आर द बाई प्रोडक्ट्स। अब क्या हम उस बाई प्रोडक्ट को भी यूजफुल बना सकते हैं क्या? समझ रहे? मतलब कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि वो बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है उसको कहीं और यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो उसको लिख लो। नेसेसरी कंडीशंस आर simple raw material like necessary conditions are simple raw materials like CO2 and H2O। पूरा मत लिखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिलहाल के लिए CO2 and H2O, raw materials like CO2 and H2O। ठीक है, full stop। to carry the process chlorophyll and sunlight are also required। to carry the process chlorophyll and sunlight are also required। तो ये चारों आपकी नेसेसरी कंडीशन होगी। ठीक है, रॉ मटेरियल CO2 एंड H2O, कंडीशन सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, फुल स्टॉप। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। उनके लिए वो बाई प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए तो वो जीवन है, कार्बन जीवन। ठीक है, अभी तो बोलते हैं ना प्लांट्स को मत काटो, डिफॉरेस्टेशन, सेव हर्सदेव। क्लोरोफिल का केमिकल नेम तो किस केमिकल से बना है देख के बताऊंगा। एक्चुअली क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, डाई है। जैसे डाई होते हैं ना हमारे, ब्लैक कलर का डाई हो गया, ऑरेंज कलर का डाई हो गया, जैसे अपने कपड़े रंगीन होते हैं, वैसे वो कलर है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इट विल बी मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का कॉम्बिनेशन है। चलो हो गया, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये होमवर्क था ना, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ईस्ट तो अपन लिखे थे, सम बैक्टीरियाज। ठीक है, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो आगे, 9th भी हो गया था, ये भी होमवर्क था ना।
हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस? वही 700 मिलियन एल्वियोलाई ओपन अप होंगे तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये हुआ था क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body? क्या होगा इससे? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ब्लड का हीमोग्लोबिन ही तो पार्ट है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा है। हम ओवरऑल ऐसे बोल देते कि हाँ ब्लड इज कैरिंग द ऑक्सीजन, बट ब्लड के अंदर ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहा है? वो है हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी कम हुआ तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। अब ये समझ लो कि बस में सीट कम हो गई। जिस बस में पहले 45 लोग बैठते थे, अब उस बस में 20 लोग ही बैठ के जा रहे हैं, तो उसकी बस की कैरिंग कैपेसिटी कम होगी ना। वैसे ही यहाँ पे अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी। इसका होगा क्या? अल्टीमेटली ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वीकनेस होगी। ठीक है, इस कंडीशन को अपन हाइपोक्सिया भी बोलते हैं, चक्कर आएगा। ठीक है, हाइपोक्सिया। ठीक है, उसका आंसर deficiency of hemoglobin decreases oxygen carrying capacity of RBC, decreases oxygen carrying capacity of RBC from the decreases oxygen carrying capacity of RBCs from the lungs to the body tissues, from the lungs to the body tissues, from the lungs to the body tissues, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड लंग से ही कैरी करके लेके जा रहा है। ठीक है, बॉडी टिश्यूज हमने लिखा भी था ना, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए एक नॉर्मल अडल्ट मेन में और एक नॉर्मल अडल्ट फीमेल में, लिखा था। ऐसा अपन डिस्कशन कर लिए थे। ठीक, ओके। From the lungs to the body tissues, which causes hypoxia in the body tissues, which causes hypoxia, HYPOXIA, वही lack of oxygen, which causes hypoxia in the body tissues. So stop. This decreases the energy supply. This decreases the energy supply. This decreases the energy supply and metabolic rate of organism. And metabolic rate of organism. Metabolic rate of organism. Metabolic rate of organism. एनर्जी कम होगी तो हमारा काम करने का स्पीड भी कम हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। ठीक है, ये है ना क्लोरोफिल का फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिस्क्राइब, ये हो गया था ना, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हो गया था। इसका डायग्राम अगर नंबर ज्यादा का आता है क्वेश्चन तो डायग्राम बनाना, अदरवाइज डेफिनेशन और टाइप्स लिख के छोड़ देना। डबल सर्कुलेशन का अपन डेफिनेशन क्या लिखे थे कि फॉर सप्लाइंग द ब्लड वंस टू द बॉडी, द ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड जो है बॉडी में एक बार जा रहा है प्योर ब्लड, बट उसके लिए वो हार्ट से 2 बार गुजर के जाता है। एक बार वो इम्प्योर फॉर्म में आता है, एक बार ब्लड इम्प्योर फॉर्म में आया, प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड को हार्ट ने लंग्स के पास भेजा, लंग्स अपने आप से नहीं भेजता है, लंग्स वापस से उसको हार्ट में भेजा। अब प्यूरिफाइड ब्लड आपके बॉडी पार्ट्स को जाएगा। समझ रहे हो? फ्लो समझ में आ रहा है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड पहले आपके हार्ट में आया और हार्ट से वो लंग में गया, ये हो गया एक सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन क्या होगा? लंग से वो हार्ट में आएगा और हार्ट से वो वापस से बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बट ये दूसरा वाला ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड है और पहला वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, और ये हार्ट की कैपेसिटी में पहले ही बताया था कि साइज पे डिपेंड करेगी।
बिकॉज मैंने उसे बताया कि आपके मुट्ठी जितना साइज का होता है हार्ट, अब जिसका जितना बड़ा हार्ट उतना ज्यादा ब्लड क्वांटिटी, ठीक है। और वो जो ऐसा बोलते हैं ना दिल बड़ा है, वो अलग दिल बड़ा है, वो दिल बड़ा अलग होता है। आप कितने दयालु है वो अलग दिल होता है ना। और ये दिल वाला तो यही दिखता ही है, ये वाला दिल बड़ा नहीं होता, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी आओ। 12 13 दो बचा लास्ट। ये बात, ये होमवर्क का क्या, अच्छा 11 तक हो गया, मतलब 12 13 बचा है ना लास्ट। चलो 12th पढ़ो सब। What are the differences between transport of material in xylem and phloem? एक डिफरेंस कोई बताएगा? और xylem का फ्लो एक ही डायरेक्शन पे है, अपवर्ड, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे नहीं आएगा, पानी नीचे से ऊपर ही जाएगा क्योंकि हम पानी नीचे ही डाल रहे हैं। बट इसका बाई डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो लिखना through xylem moves water and mineral obtained from soil. Through xylem moves water and minerals obtained from soil. Obtained from soil. Full stop. On the other hand, phloem transports product of photosynthesis. On the other hand, phloem transports products of photosynthesis from the leaves to other parts of the plant. लीव्स में बनेगा खाना, किचन तो लीफ में ही है ना। क्लोरोप्लास्ट को किचन बोलते थे ना, क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। Phloem transports product of photosynthesis from the leaves to other parts of plant. Here to other parts of plant. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये पहला डिफरेंस होगा कि वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। दूसरा डिफरेंस लिखना नहीं, जरूरी नहीं, ऐसे लिखना। फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, for efficient transport of water, factors like क्या क्या था, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेसिव फोर्स, ये सब पढ़ रहे थे ना अपन जाइलम में, कि पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना, ग्रेविटी टुवर्ड्स सेंटर लगती है अर्थ के, और पानी ऊपर चढ़ रहा है बिना किसी मोटर लगे, मोटर भी नहीं लगी जैसे हमारे घरों में लगे रहती है। हमारे घर में तो नीचे मोटर है जो पानी ऊपर चढ़ा रही है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है, एनर्जी लग रही है। बट यहाँ प्लांट्स पानी कैसे ऊपर चढ़ा रहे हैं? तो एक तो चीज होता है ट्रांसपिरेशन जो लीव्स में हो रहा है, उसके कारण एक सक्शन पुल होगा जिससे पानी ऊपर चढ़ेगा। अब पानी पूरा क्यों ऊपर चढ़ेगा? क्योंकि एक बूंद चढ़ती है ना, तो उसके साथ चिपक के पूरी बूंद ऊपर चढ़ेगी। अब जैसे ये पानी पे तो एक बूंद नहीं पी सकता, एक बूंद के साथ चिपक के और बूंद भी जाएगी। इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। आप पानी ऐसे ढोलोगे तो एक ही बूंद नहीं जाएगा, बाकी लोग बैठ के देखेंगे नहीं। उनका पास प्रॉपर्टी होती है कोहेशन की, जिससे एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे से अट्रैक्टेड रहता है और वो सब एक साथ जाएंगे। तो एक को चढ़ाने की देरी है ऊपर, फिर तो अपने आप पूरा फ्लो होता रहेगा। इससे मैंने आप लोगों को कूलर का भी एग्जांपल दिया था ना, कि अपन पाइप को पकड़ के एक बार सक करते हैं, तो वो पानी एक बार ऊपर चढ़ गया ना, फिर उसको डाल दो टंकी में, अब चढ़ता रहेगा। अब वापस एक और सक्शन पुल की जरूरत नहीं। तो ये यहाँ पाइप में सक्शन पुल अपन ने मुंह से दिया, प्लांट्स में वो सक्शन पुल ट्रांसपिरेशन से होता है। ट्रांसपिरेशन से ऊपर पानी का लॉस हो गया, अब पानी ऊपर नहीं बचा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी जाएगा। नीचे हाई प्रेशर है, आप पानी डाले हो, ऑस्मोसिस भी हो रहा है, रूट के अंदर पानी प्रेशर से जा रहा है, तो ये प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ जाएगा और एक साथ चलेगा। तो कोहेशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल बोथ आर responsible for the ascent of sap.
एसेंट ऑफ सैप नाम दिया था ना हमने. द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. एसेंट का मतलब मैंने बताया था, एसेंट मतलब प्रोग्रेस. ठीक है, पानी ऊपर चढ़ रहा, पानी की तरक्की हो रही है. ठीक है, चलो. तो क्या लिखे? फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फैक्टर्स लाइक ट्रांसपिरेशन पुल. पुल क्यों बोल रहे हैं समझ में आया? मैंने पुल और पुश भी बताया था. पुल का मतलब ऐसा होता है ना, उठाना, खींचना. पुल, पुलिंग, ये पुश होता है. समझ रहे? तो ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर ही तो खिंचा रहा है ना, दैट इज व्हाट इज नोन एज पुलिंग. ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर. कोहेसिव, COHESIVE. इसका एक और नाम क्या बताया था ना, एक और फोर्स वो याद है? एडहेसिव. जो दो अलग अलग चीजों को जोड़ेगा, सेलो टेप, फेविकॉल, है ना. एडहेसिव, हाँ. कोहेसिव फोर्स, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स काम आएगा. वाटर का वाटर से अट्रैक्शन मतलब कोहेसिव फोर्स, वाटर का ग्लास से अट्रैक्शन मतलब एडहेसिव फोर्स. समझ रहे? हाँ. कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर आर रिस्पॉन्सिबल. पूरा सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैच करना. फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फैक्टर्स लाइक ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर आर रिस्पॉन्सिबल. क्लियर है? whereas वहां पे ये सब नहीं होता ना फ्लोएम में. whereas ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, वहां पे अपन एसेंट ऑफ सैप बोले हैं, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं. जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को नाम दे रहे हैं हम ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय translocation of food in phloem is achieved by utilizing energy. Utilizing energy. Utilizing energy. इसको ना एक्टिव फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑस्मोसिस अपने आप होता है ना. ऑस्मोसिस पे आपको कुछ करना नहीं पड़ता. आप अगर एक कटोरी पानी में कुछ किशमिश डाल दिए, रेसिड्स, वो अपने आप खुलती है. आपको ऐसा पानी नहीं हिलाना पड़ता जो अंदर से अंदर, वो अपने आप जाती है. क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, वो अपने आप जाती है. इसको पैसिव बोलते हैं, अपने आप हो रहा है. आपको बाहर से कुछ एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है उस चीज को करने के लिए. सेम चीज वाटर के साथ भी हो रहा था. वाटर मिनरल अपने आप ऊपर चढ़ रहे हैं. आपने मोटर नहीं लगाई हुई है नीचे प्लांट के पास, अपने आप पानी सक्शन पुल और रूट प्रेशर और कोहेसिव फोर्स के कारण ऊपर चढ़ रहा है ना. तो ये सब प्रोसेस आपके पैसिव फोर्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएंगे, जो अपने आप होते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे आप एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एनर्जी लगती है ना, तो वो एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया. आप तेल नहीं लगाओगे तो गाड़ी को एनर्जी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी. बस वैसे ही है कि फ्लोएम को अगर फूड ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो उसको एनर्जी यूज करनी पड़ती है फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए. वो एनर्जी उसको, वही उसके भी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी उसको एनर्जी. समझ रहे? तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, फुल स्टॉप. विद एटीपी, एटीपी है ना एनर्जी का फॉर्म. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ एनी सेल. ये पढ़ते थे 9th में. एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी. करेंसी क्यों बोल रहे हैं? हम पैसे को, मतलब हमारी करेंसी रुपीज है ना, हम चीजें रुपीज के थ्रू खरीदते हैं, वैसी वो एनर्जी एटीपी के थ्रू खरीदते हैं. समझ रहे हैं? तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, तो क्या लिखे? विद एटीपी फूड इज ट्रांसफर्ड टू फ्लोएम. विद एटीपी फूड इज transferred to फ्लोएम. ठीक है. और थर्ड पॉइंट एक और पैराग्राफ में लिखना, मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम. मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम. मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल. इज यूनी मतलब बंद, नीचे से ऊपर ही जा रहा है ना पानी. इज यूनी डायरेक्शनल.
हाँ इधर उधर जाएगा, साइड में जो जो भी आपकी ब्रांचेस होंगी उनमें जाएगा, ऐसे जाके यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाके यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, बट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स शूट, दैट इज फ्रॉम root system to shoot system, या roots to shoots, that is from roots to shoots, ठीक है। whereas movement of food in phloem, whereas movement of food in phloem is bidirectional, रूट्स को भी खाना देने जाएगा फ्लोएम, ऊपर भी कुछ फ्लावर पार्ट होगा तो उसको भी खाना देने जाएगा फ्लोएम, तो दोनों तरफ होगा, इज बाई डायरेक्शन, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी। क्या कॉमन है दोनों में? किडनी का नेफ्रॉन, याद है नेफ्रॉन, और लंग्स का एल्वियोलाई, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों ही अपने अपने ऑर्गन के मेन फंक्शनल पार्ट है। लंग्स एल्वियोलाई के बिना कुछ भी नहीं, वैसे ही किडनी नेफ्रॉन के बिना कुछ भी नहीं। वो नेफ्रॉन ही है किडनी के अंदर, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो यूरिन बना रहे हैं, और वो एल्वियोलाई ही है लंग्स के अंदर जो गैस का एक्सचेंज कर रहा है, वरना गैस अंदर से घूम के वापस चल जाती है, ऑक्सीजन ही वापस इनहेल कर एक्सहेल कर देते हैं। आप ऑक्सीजन ले रहे हो और ऑक्सीजन ही एक्सहेल कर देते हैं, अगर एल्वियोलाई नहीं होता तो। वो एल्वियोलाई है जो ब्लड कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कर रहा है, ऑक्सीजन ब्लड लेके चला जा रहा है और बदले में एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड आपका लंग्स एक्सहेल कर रहा है। तो दोनों अपने अपने सिस्टम के मेन फंक्शनल पार्ट है, समझ रहे? इनके बिना वो वाला सिस्टम किसी काम का नहीं है ना। नेफ्रॉन के बिना यूरिनरी सिस्टम कोई काम का नहीं है, लेकिन नेफ्रॉन ही तो यूरिन बना रहा है भाई। अगर ये यूरिन बनाना बंद कर देगा तो कहां से यूरिन आएगा? ये एक्सचेंज करना बंद कर देगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा हर सेल्स तक, समझ रहे? तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट, alveoli are sites of respiration. Alveoli are site मतलब जगह जहां पे प्रॉपर रेस्पिरेशन हो रहा है। Alveoli are the sites of respiration inside the lungs, while nephrons are structural and functional unit of kidney. While nephrons are structural and functional unit of kidney. Because पूरा किडनी नेफ्रॉन्स का ही बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर भी वही है और काम भी पूरा नेफ्रॉन ही कर रहा है, समझ रहे हैं? नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट लिखना, alveoli are thin walled structure. Alveoli are thin walled structures. वो सैक जैसे थे ना, वो बोरी जैसे थे, सैक जैसे स्ट्रक्चर थे। सैक समझते हैं ना, बोरी। ये सैक जैसे नहीं, ये तो ट्यूब्स है ना इसमें। नेफ्रॉन्स इज मेड अप ऑफ ट्यूब्स। वो बोमेन्स कैप्सूल एक कप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने बोमेन्स कैप्सूल नाम दिया था, और उसके बाद ट्यूब्स है पूरे, राइट? तो इसको लिखना, while Bowman's capsules are cup-like structure of nephron. Thin wall structures, while Bowman's capsules are cup-like structures of the nephrons. Bowman's capsule का स्पेलिंग याद है? BOWMAN. Bowman's capsule. Nephrons.
cup like structures of nephrons. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, फंक्शन लिख लेते हैं. Alveoli allow exchange of oxygen. Alveoli allow exchange of oxygen alveoli allow exchange of oxygen of air and carbon dioxide of blood. ये दोनों समझ में है क्या क्या लिखे? ऑक्सीजन कहां से आ रही है? वो एयर जो मैं इनहेल किया, ऑक्सीजन वहां से आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? ब्लड से, जो आपका कैपिलरी लेके आया है. ठीक है, तो उन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड. ठीक है, while glomerulus, यही तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहा था ना, glomerulus, while glomerulus allows the passage of water पहले आपके बोमेंस कैप्सूल से पानी भी छन के जा रहा था ना नीचे, वो तो नीचे के ट्यूब्यूल्स हैं जो पानी को वापस से रीएब्सॉर्ब कर रहे थे, पानी को बचा रहे हैं. यूरिन में पानी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समझ रहे? तो which allow the passage of water and a number of water soluble biomolecules, and a number of allows the passage of water and a number of water soluble and a number of water soluble biomolecules. जैसे NaCl ना, NaCl को भी तो रीअब्सॉर्ब कर रहे थे ना, पर नमक भी नहीं जाना चाहिए बाहर यूरिन के साथ. तो इतना बड़ा ट्यूब्यूल इसलिए है कि अगर गलती से कुछ पानी भी नीचे चला गया फिल्टर होके, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. आपका ब्लड आ रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होके ब्लड वापस चला जा रहा है अपने काम करने के लिए, और फिल्टर जो फिल्ट्रेट है उसमें पानी भी है, उसमें नमक भी है, उसमें ग्लूकोज भी है ना. ये सारे अपन ने लिखे हैं ना कि कुछ यूजफुल मटेरियल भी नीचे आ जाते हैं छन के, बट आपके ट्यूब्यूल्स के जो वॉल्स है ना, वो उनको रीएब्सॉर्ब कर देते हैं वापस से, ताकि वो आपके यूरिन के फॉर्म में ना जा सके बाहर. अल्टीमेटली यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया ही बाहर जाने चाहिए फ्रॉम आवर बॉडी, एंड थोड़ा बहुत वाटर, नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट लिखना, selective reabsorption occurs in the nephrons. Selective, ये भी वर्ड लिखे थे, selective reabsorption का मतलब क्या था? ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स थे, यहां से फिल्ट्रेट पास होके जा रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, NaCl एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, यूरिया एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यूरिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. तो सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, कुछ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे. इसी का मतलब है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, कुछ को जाने दे रहे हैं, कुछ को रोक दे रहे हैं. बट एल्वेओलाई ऐसा नहीं करता, जितना ऑक्सीजन आया है पूरा का पूरा न्यूट्रल कर देता है, ले जाए. ठीक है, और ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो सेलेक्टिव नहीं करता, ये वाला ऑक्सीजन मैं रखूंगा, ये लेके जाओ, ऐसा नहीं. ठीक है, जितना भी एयर आया उसमें जितना भी ऑक्सीजन होगा वो पूरा का पूरा उसकी वॉल से, क्योंकि उसकी वॉल थिन होती है, पतली होती है, ऑक्सीजन उसके अंदर से पार करके ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पार करके अंदर आ जाएगा. डिफ्यूजन क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफ्यूजन. ठीक है, तो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन अकर्स इन द नेफ्रॉन्स व्हाइल इट डज नॉट अकर इन द एल्वेओलाई. लिखना ही नहीं लिखना, while it does not occur in the alveoli. ठीक है, ये 4 पॉइंट कंपैरिजन के हो गए बिटवीन नेफ्रॉन एंड एल्वेओलाई. नेफ्रॉन वाज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड एल्वेओलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. समझ गए?
मैंने उस दिन बोला था नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना। न्यूरॉन अलग चीज होती है, न्यूरॉन आपका नर्व टिश्यू का पार्ट है। न्यूरॉन इज अ सेल, नर्व सेल पढ़ते थे ना, जो नर्व टिश्यू का पार्ट है। एंड नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन न्यूरॉन, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। नेफ्रोलॉजिस्ट विल डील विद किडनी, न्यूरोलॉजिस्ट विल डील विद ब्रेन। समझ गए? चलो, ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जिनका ये चैप्टर नहीं हुआ है टेंशन मत लेना, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम केमिस्ट्री का